तो आज मैं बात करने वाली हूँ तृतीय वर्ष के फाउंडेशन कोर्स यानी हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य की। ये रहा इसका पाठ्यक्रम। इसमें कुल 5 इकाई है और इसमें इकाई नंबर 1 में मेरे सहयात्री अमृतलाल बेगड़ ने दिया है। मध्य प्रदेश की लोक कलाएँ संकलित है, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे भी संकलित है। इकाई नंबर 2 में जनसंचार माध्यम, नंबर 2 पे है दूरभाष और मोबाइल और नंबर 3 पे है संक्षिप्तियाँ। इकाई नंबर 3 में है पत्रकारिता के विभिन्न आयाम, नंबर 2 पे है मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, नंबर 3 पे है पत्र लेखन, आवेदन, प्रारूपण, आदेश, परिपत्र, ज्ञापन, अनुस्मारक पत्र। इकाई नंबर 4 में है राजभाषा हिंदी, हिंदी की संवैधानिक एवं व्यावहारिक स्थिति। नंबर 2 पे है हिंदी की शब्द संपदा, नंबर 3 पे है अनुवाद, अर्थ, प्रकार एवं अभ्यास। इकाई नंबर 5 में है विश्व के प्रमुख धर्म एवं महत्वपूर्ण विशेषताएं। नंबर 2 पे है सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी की आत्मकथा का संक्षिप्त संस्करण। अंक विभाजन इसमें ऐसा होने वाला है, खंड आ, ब और स प्रत्येक इकाई से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 पूछे जाएंगे। इकाई 1 से 4 तक लघुत्तरीय प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ पूछे जाएंगे। इकाई 2 से 5 तक 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ पूछे जाएंगे। ये रही इसकी पहली इकाई, जिसका पहला लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, नर्मदा नदी के तट के सौंदर्य का वर्णन कीजिए, जो आप अपने शब्दों में भी कर सकते हो। मेरे सहयात्री में अमृतलाल बेगड़ ने ये यात्रा वृत्तांत दिया है। नर्मदा केवल नदी ही नहीं बल्कि यह हमारी संस्कृति की वाहक भी है। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा का स्वच्छ जल व दूर तक फैली हरियाली और तट पर बसे हजारों गांव तथा नगर की इसकी शोभा बढ़ाते हैं। नर्मदा के उद्गम से लेकर संगम तक 10 करोड़ तीर्थ है, जहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इसका एक नाम रेवा भी है, जो कि कालिदास ने मेघदूतम में दिया था। इसकी गति और चट्टानों से गिरने के कारण इसे रेवा कहा जाता है। तीर्थों के घाटों पर हर हर नर्मदे बोलकर भक्तों का नदी में स्नान कर अर्पण दर्पण करना इसकी शोभा में वृद्धि करता है। रात्रि के समय नर्मदा की आरती व दीपदान का मनोहारी दृश्य अवर्णनीय है। ओमकारेश्वर के घंटे की ध्वनि से नर्मदा मैया प्रसन्न होती है और नर्मदा की कल कल लहरें रात के सन्नाटे में भोलेनाथ की प्रफुल्लित करती है। नर्मदा की तीव्र गति प्रपातों में दिखाई पड़ती है। इसके तट पर बसे जबलपुर, भेड़ाघाट, अमरकंटक और शुक्ल तीर्थ की समृद्धता नर्मदा नदी की कहानी स्वतः ही बयान करती है। प्रश्न नंबर 2 है, संस्मरण के आधार पर बेगड़ जी के सहयात्रियों पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। नंबर 3 पे है, संस्मरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। किसी वस्तु पर इस स्मृति के आधार पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। संस्मरण का रचनाकार की स्मृति से गहरा संबंध है। इसमें किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु की वर्णन में एक क्षण का भी महत्व होता है। जब कोई रचनाकार करुणास्पद अनुभूतियों को कल्पना का ढंग देकर व्यंजनामूलक शैली में व्यक्त करता है और इस तरह अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का प्रक्षेपण करता है, तो ऐसी यथार्थ रचना संस्मरण कहलाती है। नाम से ही स्पष्ट है कि समधन स्मरण अर्थात स्मयक स्मरण, इसका सीधा संबंध अतीत से है। प्रश्न नंबर 4 है, मेरे सहयात्री संस्मरण का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 5 हमारा, नर्मदा नदी के सौंदर्य पर एक निबंध लिखिए।
यहाँ पे नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की लोक कलाएं। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न है, निमाड़ में कितने प्रकार के नृत्य प्रचलित है, स्पष्ट कीजिए। निमाड़ी लोक जीवन में नृत्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य निम्नलिखित है। गणगौर, निमाड़ क्षेत्र के चैत्रवदी दशमी से 9 दिनों तक गणगौर का उत्सव मनाया जाता है। आड़ा खड़ा नाच, यह निमाड़ में विवाह के अवसर पर प्रमुख रूप से किया जाता है। डंडा नाच, चैत्र वैशाख की रात में विशेषतः गणगौर पर्व पर निमाड़ के किसान डंडा नाच करते हैं। काठी नृत्य, निमाड़ का पारंपरिक लोक नृत्य है काठी नृत्य। फेफारिया नाच, फेफारिया पारंपरिक समूह नाच है। इसमें स्त्री और पुरुष जोड़ी बनाकर गोल घेरे में नाचते हैं। भांडला, मांडलिया है। मांडलिया नाच, मांडल्य नाच ढोल पर किया जाता है। यह एक पारंपरिक समूह नृत्य है। प्रश्न नंबर 2 है, मूर्ति क्या है, यह किस तरह प्रचलित है। विवाह के समय मुख्य दरवाजे पर पुतली का भित्ति चित्र बनाया जाता है, जिसे मूर्ति कहते हैं। यह बुंदेलखंड में प्रचलित लोक नृत्य में से एक है। प्रश्न नंबर 3 है, मालवा के पारंपरिक शिल्प कौन से हैं। मालवा में पारंपरिक शिल्प में विविधता के साथ प्राचीनता सहज रूप से दिखाई देती है। जैसे मिट्टी शिल्प में कुम्हार के द्वारा बनाए जाने वाले मटके, बर्तन, दिए, मूर्तियाँ, गुलदस्ते आदि प्रमुख हैं। कंघी कला में अनेक प्रकार की कंघियों का प्राचीन काल से ही प्रचलन चला आ रहा है। इन कंघियों में घड़ाई के सुंदर काम के साथ ही रत्नों की जड़ाई, मीनाकारी और अनेक उपकरणों द्वारा उनका अलंकरण किया जाता है। कंघी बनाने का श्रेय बंजारा जनजाति को जाता है। पत्ता शिल्प के कलाकार मूलतः झाड़ू बनाने वाले होते हैं, जिनमें पेड़ के पत्तों से कलात्मक खिलौने, चटाई, आसन, दूल्हा दुल्हन के मोड़ आदि बनाए जाते हैं। लाख शिल्प के अंतर्गत वृक्ष के गोंद या रस से लाख बनाई जाती है। लाख का काम करने वाली जाति को ही लखारा कहा जाता है। उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, महेश्वर आदि लाख शिल्प के परंपरागत केंद्र है। उज्जैन का छिपा शिल्प भी भैरूगढ़ के नाम से देश एवं विदेश में विख्यात है। प्रश्न नंबर 4 है, ठिमरयाई नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है। उत्तर है, ठिमरयाई नृत्य शादी ब्याह में नवदुर्गा के अवसर पर ग्रामीण अंचल में ढीमर जाति के लोगों द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। दौड़ना, पंजों के बल चलना, मृदंग की धाप पर कलात्मक ढंग से ठुमकना, पदाघात करना इस नृत्य की विशेषता है। समय पर द्रुत गति से घूमते रहे 7-8 चक्कर लगाना इसके प्रमुख अंग है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है हमारा, मालवा की लोक कला का विवेचन कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निमाड़ की लोक कला पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, बुंदेलखंड की लोक कला पर निबंध लिखिए।
प्रश्न नंबर 4 है हमारा, बघेलखंड की लोक कला पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, अनुसूचित जनजाति की लोक कला का विवेचन कीजिए। तो चलिए अब बारी है लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों की। कानों पर जूं ना रेंगना मतलब ध्यान ना देना। घड़ों पानी पड़ जाना। अत्यंत लज्जित होना। दांत कांटी रोटी होना। घनिष्ठता। और मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर भी आ सकता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही माना जाता है वैसे। प्रश्न नंबर 4 है, मुहावरों की क्या विशेषताएं है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, मुहावरों का वर्गीकरण पर अपनी जानकारी प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न नंबर 6 हमारा, लोकोक्तियों के उद्भव पर अपने विचार प्रकट कीजिए। प्रमुख मुहावरे। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कठिनाई से पाला पड़ना। अंकुश रखना, नियंत्रण रखना। अंग अंग ढीला हो जाना, अत्यंत थक जाना। अंगारों पर लौटना, कष्ट पाना या कष्ट झेलना। अंतिम घड़ियां गिनना, मृत्यु के अत्यंत निकट होना। अंगारे उगलना, जली कटी सुनाना। अंधभक्त होना, बिना सोचे समझे अटूट श्रद्धा या विश्वास रखना। अंधा होना, विवेकहीन होना। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपना नुकसान करना। आंखें चुराना, कतराना बचना। आंखों से पर्दा हटना, अज्ञान दूर होना। आंखों से गिर जाना, इज्जत घट जाना। आईने में मुंह देखना, अपनी योग्यता जांचना। आग और पानी में कूदना, खतरे उठाना। आबरू पर पानी फिरना, बेइज्जत होना। इतने मुहावरे हैं। और लास्ट में तो आप मुहावरों का प्रयोग कर ही सकते हो, आपको पता ही है ये सब मुहावरे हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये सभी फॉर्म जो मुहावरे हैं, तो इतनी प्रॉब्लम तो जानी नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसके आगे जो भी पार्ट होगा, जो भी सिलेबस होगा वो मैं करा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।